हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। कक्षा 10वीं के हिंदी भाषी बच्चों की फरमाइश पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वोट करवाया जाए ना कक्षा 10वीं के बच्चों को कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चों का यही मानना है कि समरूपता सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा के अंदर 8 नंबर के प्रश्न इस प्रश्नावली से आते हैं। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे आपके लिए आसान बनाने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं समरूपता की। प्रश्नावली नंबर 11 है समरूपता, और 11.1 जो है वो एक एक नंबर के प्रश्न वहां से आ सकते हैं और वो डायरेक्ट समरूपता पे आधारित है। देखिए बच्चों, दो शब्द है, एक समरूपता और दूसरा सर्वांग क्षमता। दो शब्द है, समरूपता और सर्वांग क्षमता। समझे आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो आकृति, कोई भी दो आकृति है, यदि उनकी केवल शक्ल मैच हो रही है, यानी दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों दिखने में एक जैसे हैं बच्चों, ऐसी आकृति को हम समरूपता कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए दो सिक्के, गोल आकार के, दो वृत्त जिनको हम कहेंगे, या फिर आप दो वर्ग ले लीजिए, या फिर आप क्या ले सकते हैं बताइए? एक तो बड़ा सा ताजमहल ले लीजिए और एक उसी का छोटा सा मॉडल ले लीजिए। दिखने में अगर एक जैसे हैं तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। सर्वांगक्षम किसे कहेंगे? ऐसी आकृति जिनकी आकृति भी सेम हो और जिनका आमाप यानी जिनकी मेजरमेंट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी क्या हो? समान हो। ऐसी आकृति को हम कहेंगे सर्वांगक्षम। और सर्वांगक्षम आकृति जो होती है वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो अगर हम बात करें समरूपता की प्यारे बच्चों, तो समरूपता के लिए क्या चाहिए? दो आकृतियों के लिए क्या चाहिए बताइए? आकार और आमाप दो चीजें होती है। तो इनका आकार कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जबकि सर्वांग क्षमता के लिए आकार समान और आमाप समान। यदि मैं बात करूं समरूपता की, इसके उदाहरण की, तो सभी वृत्त जितने भी वृत्त है बच्चों, एक छोटा सा वृत्त लेते हैं, एक उससे बड़ा वृत्त, एक उससे भी बड़ा वृत्त, सबकी शक्ल एक जैसी है तो सारी की सारी गोल है ना। तो ऐसी आकृतियां जो है क्या कहलाती है? समरूपता कहलाती है। सभी बोलिए वर्ग, सभी वर्ग, छोटा सा वर्ग, उससे बड़ा वर्ग और उससे भी बड़ा वर्ग, सारे वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर आप कहोगे सर फिर तो सारे आयत भी समरूप होने चाहिए, सारे त्रिभुज भी समरूप होने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं सर्वांग क्षमता की बच्चों, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही प्रकार के अगर हम सिक्के ले लें बच्चों, तो वो क्या होते हैं? सर्वांगक्षम होते हैं। एक ही साल के एक ही तरह के जो सिक्के होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वांगक्षम होते हैं। दिखते भी एक जैसे हैं और उनकी अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापेंगे तो वो भी कैसी होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है 11.1, अगर हम उसके प्रश्न देखेंगे बच्चों, तो उसमें कुछ सवाल है एक एक नंबर के। जैसे उसमें कहा गया है सभी वृत्त होते हैं, तो सारे वृत्त कैसे होते हैं बच्चों? सारे वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल है सभी वर्ग होते हैं, तो सारे वर्ग भी क्या होते हैं बच्चों? सारे वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज की बात करें बच्चों, तो त्रिभुज के अंदर उसका एक प्रकार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं।
केवल समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है, केवल वही त्रिभुज सारे के सारे समरूप होते हैं, बाकी के त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो 11.1 के अंदर ये प्रश्न भी है, सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समरूपता, यदि दो आकृति समरूप हो जाए तो उनमें क्या परस्पर संबंध होगा, उसे देखिए। सर्वांग क्षमता भी हमारे सिलेबस में नहीं है, देखिएगा। यदि दो आकृति परस्पर समरूप हो, ठीक है, और हम यहां इस प्रश्नावली में चर्चा करेंगे जिस आकृति की, वो आकृति रहेगी कैसी? त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दो त्रिभुज की हम बात करते हैं। एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। नाम दे देते हैं इनको ए बी सी पी क्यू आर। और दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप है। ये जो हमने अभी चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह दर्शाता है किसे? समरूपता को। इसी तरह से अगर इस समरूपता के साथ बराबर का चिन्ह भी लग जाए बच्चों, तो ये चिन्ह कहलाएगा सर्वांग क्षमता। तो यहां पर एक बात हम देख पा रहे हैं कि सर्वांग क्षमता के लिए निश्चित रूप से वस्तु का समरूप होना भी जरूरी है। यदि दो आकृति सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से वो आकृति कैसी होगी? समरूप भी होगी, क्योंकि जब सर्वांगसम है तो नजर भी एक जैसी आएगी और उनकी लंबाई चौड़ाई भी एक जैसी होगी। और जब एक जैसे नजर आएंगे तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो इसमें समरूप भी होना चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए आकृति, तभी वो सर्वांगसम कहलाएगी। लेकिन इस चिन्ह का मतलब हुआ केवल एक जैसी नजर आनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हाथी और हाथी का बच्चा, हाथी और हाथी का बच्चा जो होता है बच्चों, अगर पास पास खड़े रहे तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर नहीं है, लेकिन नजर कैसे आते अपने को? एक जैसे। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे, ठीक है। अब यहां हम बात कर रहे हैं दो त्रिभुज की समरूपता के लिए। तो यदि दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर परस्पर कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों के लिए बच्चों पहला पॉइंट होता है उनकी संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। प्यारे बच्चों, समरूपता के अंदर ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि हमने संगत शब्द का यूज नहीं किया, इसको ध्यान में नहीं रखा, तो सवाल सारे गलत हो जाएंगे। संगत का मतलब क्या होता है वो देखिए, समझे इस चीज को। मान लीजिए आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पीक्यूआर परस्पर समरूप है ना, इस स्थिति में ए पी के संगत है, बी क्यू की संगत है और सी आर के संगत है। समझ पा रहे हो? यानी यदि त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के समरूप है, उस स्थिति में संगत कोण समान होंगे। यानी कोण किसके समान होगा? कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। अच्छा, ऐसा एक प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में भी आया है 2 नंबर का। इसी तरह के दो त्रिभुज दे दिए ए बी सी पी क्यू आर, इसी शक्ल के। और प्रश्न में कहा गया यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के, तो बताइए कौन सी कितना है। समझे? तो देखिए, चित्र तो उन्होंने ऐसा दिया था, लेकिन लिखा क्या उन्होंने कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के। तो प्यारे बच्चों, वहां पर बच्चों ने क्या गलती की? उन्होंने कहा सर ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, और गलत कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए था? संगत पे जोर देना चाहिए था।
कौन ए किसके बराबर, आर के बराबर, बी किसके बराबर, क्यू के बराबर, सी किसके बराबर, पी के बराबर। तो संगत कौन किसके है ये पता कहां से चलेगा? आपके आसपास या फिर यहां से किसी भी तरह का कोई नॉइस आए बच्चों, गाड़ियां चलेगी है ना, गाड़ियां चलेगी। और अपने घर तो क्या है, मंदिर है बच्चों, जो भी गाड़ी आएगी ना अपने घर के आगे आके घंटा बजाएगी ना। तो आप उन चीजों को सारों को इग्नोर कीजिए। हो सकता है आपके घर के अंदर फैमिली मेंबर आपके आसपास से जाए, या फिर हो सकता है आपको किसी फिल्म के डायलॉग सुनाई दे, तो उन सभी को साइड में रख दीजिए। अपना फोकस हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, ठीक है? समझ पा रहे हो? चलिए अभी भैया आएंगे, सब्जी वाले भैया भी आएंगे। तो देखिए संगत कौन का मतलब ये हुआ कि आप उनके नाम देखिए बच्चों, नाम के अंदर कौन किसकी जगह पे आया हुआ है। तो यदि एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, तब ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। लेकिन यदि एबीसी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के, तो ए बराबर आर, बी बराबर क्यू और सी बराबर पी होगा। इसे ही कहते हैं संगत। तो संगत कौन कैसे होंगे? समान। और दूसरा पॉइंट, संगत भुजाओं का अनुपात समान। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब ये संगत भुजाएं ले लेते हैं बच्चों। यदि एबीसी और पीक्यूआर परस्पर समरूप है तो संगत भुजा कैसे पता चलेगी? एबी किसके समरूप है, किसके संगत है? पीक्यू के। यानी एबी का और पीक्यू का जो अनुपात है वही अनुपात बीसी और क्यू आर करेगा, बी सी बटा क्यू आर। और वही अनुपात किसका रहेगा बच्चों? ए सी और पी आर का, ए सी बटा पी आर। तो यदि ये सवाल 2 नंबर का आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न आया था कि यदि दो त्रिभुज एबीसी और आर क्यू पी परस्पर समरूप है तो संगत कोण और संगत भुजाओं में क्या अनुपात है, दर्शाइए। ठीक है। और ये भी आया था समरूप त्रिभुज की 2 गुणधर्म लिखिए। तो वो 2 गुणधर्म क्या थे बच्चों? वो गुणधर्म थे कि उनके संगत कोण समान होंगे इस तरह से, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। ठीक है। और सीधा सा आपका दिमाग फोकस होना चाहिए नाम पे। नाम से ही पता चलेगा कौन सा कोण किसके समान है और कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात समान है। समझ पा रहे हो? तो ये था हमारा समरूपता। और 11.1 जो आपकी प्रश्नावली है वो इसी पे आधारित है बच्चों। ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से अमूमन हर साल 6 नंबर का सवाल आता है। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर 2 हमें प्रमेय को पहले सिद्ध करना है और उसके बाद उन पर आधारित कुछ प्रश्न है। देखिए, टॉपिक का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे कहा जाता है थेल्स प्रमेय। इसका एक कथन है और इस कथन से हमें डायग्राम बनाना है, क्या दिया है वो समझना है, क्या सिद्ध करना है और क्या रचना करनी है, और उसके बाद इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा बिल्कुल ध्यान से समझे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये एक रेखा खींची गई है, ये रेखा खींची गई है, मान लेते हैं रेखा एल है, और ये रेखा इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है। तो मान लेते हैं कि ये रेखा जो है वो इसकी 2 भुजाओं को बी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जबकि ये डी ई जो है वो इस बीसी के समांतर है। तो अभी जो भी हमने बोला है ये सारा का सारा हमें दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी,
डी ई समांतर BC तथा रेखा L भुजाओं AB व AC को क्रमशः D व E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को यानी AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों, हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो DE है जो कि AB और AC को D और E बिंदु पर कट कर रही है, वो इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी जितना AD बटा DB आएगा उतना ही AE बटा EC आएगा। तो हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा जो पॉइंट आएगा बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख रचना। इसकी जो रचना है बच्चों आप याद रखें और काफी सिंपल है, सिर्फ दो क्रॉस बनाने हैं। कैसे क्रॉस बनाने देखिए, ये क्रॉस बना ऐसे और ये क्रॉस बना ऐसे, बस आपको दो क्रॉस बनाने हैं। यहां से D से इसकी जो सामने की भुजा AC है इस पर एक लंब डाल दिया आपने DG और E से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया EF, साथ ही B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। ये हमारे इस प्रमेय की रचना रहेगी। बचपन में बच्चे एक गुड्डा बनाते हैं ना इस तरह से, ऐसे दो क्रॉस बना के ऐसे, है ना, तो वो यहाँ पे रचना है। तो इस तरह से इसको याद रखें आप। तो मैं रचना लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? B को E से व C को D से मिलाया। ठीक है, B को E से, C को D से मिलाया तथा DG लंब किस पर? AC पर व EF लंब AB पर खींचा। ठीक है, ये हमारी इसमें रचना हो गई। तो पहला बिंदु हो गया दिया है, दूसरा बिंदु हो गया सिद्ध करना है और तीसरा बिंदु हो गया रचना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है कि हमें इसको सिद्ध कैसे करना है। तो इसके लिए इस डायग्राम को हम तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में बांटेंगे। देखिए, इसका जो पहला भाग होगा बच्चों, उसमें हमें इस नीचे वाले भाग को लेना है। कौन से भाग को? इस नीचे वाले भाग को। यहां से स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति डायग्राम ले रहा हूं, नीचे वाला BDEC। इस तरह से बना हुआ है BDEC और उसके अंदर इस तरह से क्रॉस बना रखा है। क्रॉस में बना लेते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। स्टूडेंट्स, यहां हमें ये पता है कि ये जो DE है ये इस BC के समांतर है। कक्षा 9 में एक प्रमेय थी। क्या प्रमेय थी? प्रमेय कुछ इस तरह से थी, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यहां देखिए, एक हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? BDE। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? CED। दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये वाला
ये वाला नजर आ रहा है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, इस तरफ वाला ये दोनों त्रिभुज जो है इनका आधार एक समान है। कौन सा आधार है बताओ, DE। तो दो त्रिभुज समान आधार पर स्थित है, साथ ही ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये कथन हम यहां पे लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार DE पर व DE समांतर BC के मध्य स्थित है ना। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला भाग लिया, कौन सा, नीचे वाला। अब जिन दो त्रिभुजों की हमने इसमें चर्चा की है, उन दोनों त्रिभुजों के साथ अलग अलग बार इस ऊपर वाले त्रिभुज को लेना है। ऊपर कौन सा त्रिभुज है, ये जो इस त्रिभुज का सर लग रहा है ना, ADE, इसको लेना है। तो देखिए किस तरह से लेंगे, ऊपर की तरफ तो ऐसे त्रिभुज बना हुआ है हमारा, ऐसे ADE। इधर ये त्रिभुज कौन सा, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के साथ में ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। और यहां से सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया है F। बच्चों वैसे तो कक्षा 9 में ये भी आपने पढ़ा है, फिर भी मैं वापस समझाता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ठीक है, और यहां इस बिंदु से ये यहां पे लंब डाला गया है, ये लंब है। ठीक है, ये लंब जो है ना, ये इस त्रिभुज के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लंब इस त्रिभुज की एक भुजा के ऊपर कहीं ना कहीं पर है। तो ये जो लंबाई है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊंचाई। अब मान लो यहां पे एक और त्रिभुज होता, ये, तो इस त्रिभुज के लिए तो ये क्या है, ऊंचाई है। इस त्रिभुज के लिए भी ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है ना। एक शीर्ष जो है इन दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ शीर्ष से अगर समान आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के लिए उस आधार पर लंब डाला जाए तो वो ऊंचाई दोनों के लिए क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे यहां देखिए, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये AB एक सीधी रेखा है। AB तो क्या है, एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा पर उभयनिष्ठ बिंदु E से, जो कि इस त्रिभुज का शीर्ष भी है और इस त्रिभुज का शीर्ष भी है, वहां से लंब डाला गया है। तो ये जो लंब है EF, वो इस त्रिभुज ADE की ऊंचाई है और त्रिभुज BDE की भी क्या होगी, ऊंचाई होगी। यानी ये जो ऊंचाई है ना EF, वो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ ऊंचाई होगी। तो वो हम यहां पे लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE के लिए EF उभयनिष्ठ ऊंचाई है। और जब ऊंचाई उभयनिष्ठ है तो हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं। तो इसलिए क्षेत्रफल ऊपर वाला त्रिभुज ADE, क्षेत्रफल नीचे वाला त्रिभुज
BDE। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए 1/2 इसका आधार क्या है? AD। आधार हमेशा वो होता है जिस पर सामने वाली भुजा से लंब डाला जाता है। तो ये लंब किस पे डाला गया है? AD पर। तो AD इसका आधार हो गया, ऊंचाई इसकी EF हो गई। और नीचे वाले त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इसका भी BD। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लंब डाला गया है, तो इसका आधार कहाँ है? BD। और ऊंचाई EF। EF से EF कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो यह हमें रिजल्ट मिलेगा AD/BD, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आपको तीसरा डायग्राम लेना है। सबसे पहले हमने ये भाग लिया, फिर यहाँ पे 2 त्रिभुज हमें नजर आ रहे हैं। इस त्रिभुज के साथ हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया और इसके और इसके क्षेत्रफल का अनुपात लिया। जैसे ही हमने इसके और इसके क्षेत्रफल का अनुपात लिया तो अनुपात क्या आ रहा है? देखिए, AD/DB। इसी तरीके से जब हम इस दूसरे वाले त्रिभुज के साथ इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो वहां से रिजल्ट क्या आएगा? AE/EC। तो वो हम अभी करने वाले हैं। तो मैं डायग्राम बना देता हूं पहले, यहां बना दूं। देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये ऐसे ऊपर वाला त्रिभुज ADE और यही लाइन आगे जा रही है C पॉइंट तक और ये ऐसे मिलाया हुआ है और यहां से लंब डाला गया है G। तो बताइए, क्षेत्रफल इस त्रिभुज का ADE का बटा क्षेत्रफल CED का, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? बताइए। 1/2 आधार AE ऊंचाई DG, 1/2 आधार EC ऊंचाई DG। ये कट जाएंगे, कुछ गड़बड़ किया? नहीं, 1/2 से हो DG कट जाएंगे और आएगा AE/EC, समीकरण नंबर 3, है ना? समीकरण नंबर 3 ही आ गया। अब आप समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को देखिए बच्चों। पहले आप समीकरण नंबर 2 और 3 को देखो। समीकरण नंबर 2 और 3 के अंदर जो इनके बाएं पक्ष है उसमें ऊपर देखो क्या है? ADE का क्षेत्रफल, यहां पर भी किसका क्षेत्रफल? ADE का क्षेत्रफल, यानी दोनों के ऊपर वाले भाग तो बराबर है। और नीचे वाले भाग देखो, BDE का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल, और BDE और CED का क्षेत्रफल समीकरण 1 से बराबर है। यानी ऊपर वाले के बराबर और समीकरण 1 से इनके नीचे वाले भाग के बराबर। तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर। और जब ये पूरा भाग इसके बराबर है तो इनके दाएं भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां से समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या सिद्ध हो जाएगा? AD/DB बराबर AE/EC, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थी थेल्स पर मैन। थेल्स पर मैन, आपको थेल्स पर मैन लिखा हुआ आएगा, वहां पे ये कथन लिखा हुआ आएगा। अब 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं, प्रॉपर ध्यान से देखिए। सवाल आएगा 6 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक रेखा उसकी एक भुजा के समांतर है जो अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि वो भुजा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। तो ठीक है, त्रिभुज ABC दिया है आपको जिसमें DE BC के समांतर है और ये भुजा AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, रचना क्या की हमने? B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, DG लंब डाला AC पर, EF लंब डाला AB पर। ठीक है, जब इसकी वो सिद्ध करेंगे तो इस डायग्राम को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले नीचे वाला भाग लेंगे और इसके बारे में क्या लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज BDE CED एक ही आधार DE पर स्थित है और 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा।
तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर, समीकरण 1। इसके बाद एक बार इस त्रिभुज के साथ इस ऊपर वाले को लेना है, एक बार इस त्रिभुज के साथ इस ऊपर वाले को लेना है। इसके और इसके क्षेत्रफल का जब अनुपात लेंगे, दोनों की ऊंचाई EF समान रहेगी, कट जाएगी, तो इसके और इसके क्षेत्रफल का अनुपात आएगा AD बटा DB, समीकरण 2। और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो आएगा AE बटा EC, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से सिद्ध हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो पोज करके आप इसे नोट कीजिए। यस, थेल्स प्रमेय को करने के बाद एक और प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो थेल्स प्रमेय में दे रखा होता है वो यहाँ सिद्ध करना है, और जो वहां सिद्ध करना है वो यहाँ पे दे रखा होगा। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एक रेखा है जो कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। मान लेते हैं ये रेखा है, रेखा L है, जो कि इसकी AB और AC भुजा को बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमें इस बार दिया हुआ है, लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में रेखा L भुजाओं AB व AC को क्या कर रही है, एक ही अनुपात में, यानी समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें इस बार दे रखा है, जबकि पिछली बार हमने ये सिद्ध किया था। ठीक है, चलिए सेकंड सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इस बार? इस बार हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है, यानी L समांतर है BC के, या फिर ये DE समांतर है BC के। तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। रचना, देखिए बच्चों, हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो DE है वो इस BC के समांतर है। ठीक है, हम ये मान के चल लेते हैं कि ये DE BC के समांतर नहीं है, पर कोई रेखा तो होगी, कोई रेखा तो ऐसी होगी जो इस BC के समांतर होगी। तो एक रेखा ले लेते हैं इस D बिंदु से, मान लेते हैं वो रेखा है इस तरीके से DF, और ये DF जो है वो इस BC के समांतर है। तो मान लेते हैं DF समांतर BC, खींचिए, ऐसा लिख लेते हैं। ये लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि DF जो है BC के समांतर है। आपको अब ये नहीं देखना कि सही समांतर लग तो नहीं रही है, लग नहीं रही है, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारी DF है वो BC के समांतर है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं, यहां से करते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले तो देखिए त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है DE समांतर BC, सॉरी, त्रिभुज ABC में आपको ये दे रखा है कि रेखा L जो है वो AB और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी क्या दिया हुआ है त्रिभुज ABC में? आपको दिया हुआ है AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। ये आपको इस बार दे रखा है। ठीक है, और चूंकि त्रिभुज ABC में DF समांतर है BC के, तो किसी त्रिभुज के अंदर, इसको एक बार मैं हटा रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज के अंदर उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर AF बटा FC। तो इस त्रिभुज के अंदर यदि ये DF
BC के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा AE नहीं आएगा AF बटा FC। समीकरण नंबर 2 फिर से बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 को, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, AD बटा DB AD बटा DB। जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, AE बटा EC AF बटा FC। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वो इस BC के समांतर है, जबकि हम मान के क्या चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि DF BC के समांतर है। दोनों के अंदर ये वाला बिंदु क्या है, ओवेनिस्ट है। अगर ये दोनों बिंदु भी सेम बन जाए ना, अगर E और F बिंदु सेम बन जाए तो अगर DF समांतर है तो DE भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब E और F बिंदु को अगर हमें समान सिद्ध करना है, एक ही बिंदु को सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि जितनी दूरी C की F से है यानी CF, उतनी ही दूरी C की E से है यानी CE। अब यहां देखिए दोनों के बटा में देखिए, EC C बिंदु की E से दूरी, FC C बिंदु की F से दूरी, ये दोनों अगर बराबर सिद्ध हो जाए उस स्थिति में ये E और F बिंदु क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे। और जब ये बिंदु सेम बन जाएंगे तो DE BC के समांतर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर बीच में तो बराबर लगा हुआ है, अगर ये ऊपर वाले भाग बराबर हो जाए तभी ये नीचे वाले भाग बराबर होंगे। अभी ऊपर कौन है देखिए, AE ये वाला भाग, और उस तरफ कौन है, AF। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, अगर मैं इस AE के अंदर EC जोड़ दूं, AE के साथ में EC जोड़ दूं, AE प्लस EC कितना बन जाएगा, AC बन जाएगा। ठीक है, सामने की तरफ देखिए, AF के साथ में अगर मैं FC जोड़ दूं, AF प्लस FC, तो वो भी क्या बनेगा, AC बन जाएगा। अगर हम यहां कुछ ऐसा करें कि नीचे वाले भाग ऊपर वाले भाग में जुड़ जाए तो ऊपर दोनों तरफ AC बन जाएगा, तो ऊपर वाले भाग AC बराबर हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे नीचे वाले भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब भी किसी भिन्न संख्या में नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग में जोड़ना होता है तो वहां +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1। आगे हम कुछ सवाल करेंगे, वहां पर भी ये ट्रिक काम आएगी। तो दोनों तरफ प्लस का 1 करने पर AE प्लस का 1, AF बटा FC प्लस का 1, तो इधर लसअप आएगा AC, ऊपर क्या आएगा, AE प्लस EC, सामने की तरफ भी लसअप आएगा FC, ऊपर आएगा AF प्लस FC। जब भी किसी भिन्न संख्या में +1 करते हैं ऑटोमेटिक ऊपर वाले नंबर के साथ नीचे वाला नंबर जुड़ जाता है। AE प्लस EC, AE प्लस EC कितना बन गया, AC बटा EC बराबर में AF प्लस FC, ये भी AC बन गया, AC बटा FC। दोनों तरफ देख पा रहे हैं AC से AC सेम कट जाएंगे, EC बराबर कितना हो जाएगा, FC। EC बराबर FC का मतलब हुआ जितनी दूरी E की C से है उतनी दूरी F की C से है। बच्चों ये तभी संभव है जब E और F बिंदु कैसे हो, E और F बिंदु सेम हो, यानी दोनों समपाती बिंदु हो। तो यहां से रिजल्ट निकल रहा है E व F बिंदु कैसे हैं, समपाती है, एक दूसरे के ऊपर है। तो चूंकि हम ये मान के चल रहे थे कि DF जो है वो समांतर है BC, तो यहां से क्या हो जाएगा, DE भी समांतर हो जाएगा BC के, सिद्ध हुआ। तो ये वह थेल्स प्रमेय का विलोम। अब बच्चों यहां पे ये दो प्रमेय हैं, दोनों के अंदर एक का जो दिया हुआ भाग है एक में सिद्ध करना है और जो पहले में सिद्ध करना है वो दूसरे में दिया हुआ है। तो आपको दोनों समझ आनी चाहिए।
परीक्षा में बच्चे क्या करते हैं, आती कौन सी और करती कौन सी है, समझ में आ रही बात। अगर आई थेल्स पर और आपने ये छाप दिया तो गलत है, और ये आगे और आपने थेल्स पर लिख दिया तब भी गलत है। तो दोनों पर में अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की, आप इसको रिपीट करके देखें एक दो बार, डेफिनेटली आपके दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक दो कुछ प्रश्न कर देते हैं इनके ऊपर, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। दो प्रश्न ले रहे हैं, दोनों पे एक एक है ना। पहला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी आपको दिया है, त्रिभुज ए बी सी, डी और ई बिंदु क्रमशः ए बी और एसी पर स्थित है। डी ए बी पर है और ई एसी पर है। यदि ए बी बराबर 12 है, ये पूरा ए बी जो है ना बच्चों, पूरा ए बी ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी बराबर 8 है, ए डी 8 सेंटीमीटर है, और ए सी 18 है, ए सी आपका 18 सेंटीमीटर है, और ए ई आपका 12 है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों, वैसे तो इन चार वैल्यू से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने सिद्ध किया था उसको आगे और भी कुछ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर ये पूरा ए बी 12 है, उसमें से अगर ये 8 है तो ये डी बी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये पूरा 18 है, 18 में से अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 6 सेंटीमीटर। 18 में से जब ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के समांतर है या नहीं। तो किसी त्रिभुज के अंदर यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी अगर ये बटा ये बराबर आ जाए ये बटा ये, तब तो ये इसके समांतर होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो समांतर नहीं होगी। तो देखिए चित्र से ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी कितना आ रहा है, 8 बटा 4 बराबर 2, और ए ई बटा ई सी 12 बटा 6, ये भी कितना आ रहा है 2। चूंकि त्रिभुज एबीसी में ए डी बटा डी बी बराबर आ रहा है ए ई बटा ई सी, इसलिए डी ई समांतर होगा बी सी, यानी ये इसके समांतर है। अच्छा बताइए ये कौन सा नियम है, थेल्स प्रमेय या उसका विलोम, बताइए थेल्स प्रमेय या विलोम, ये विलोम है तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। क्योंकि थेल्स प्रमेय में तो हमें दे रखा होता है कि ये इसका समांतर है, तो सिद्ध करो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, पर यहां पर आपको ये सिद्ध करना था कि ये इसके समांतर है, ठीक है। तो पोज करके आप इसे नोट कीजिए, करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका जो सेकंड प्रश्न है बच्चों, यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, ये लीजिए डी ई समांतर बी सी, ठीक है। ए डी 4x - 3 है, ए ई कहाँ है 8x - 7 है, बी डी 3x - 1 है, और सी ई 5x - 3 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी, यदि किसी त्रिभुज के अंदर उसकी एक भुजा की कोई रेखा समांतर हो तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यही हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है। तो क्या आएगा यहाँ से,
AD बटा DB बराबर AE बटा AC। थेल्स परमेसिव किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है हमारा थेल्स प्रमेय। सबका मान रख देते हैं। AD का मान 4x माइनस 3, DB 3x माइनस 1, 8x माइनस 7 और 5x माइनस 3। यहां से क्रॉस गुणा कर लेते बच्चों। 4x माइनस 3, 5x माइनस 3, 8x माइनस 7, 3x माइनस 1 गुणा कीजिए। देखो दो कोष्टक को जब गुणा करते हैं ना तो पहले जैसे 4x इन दोनों से गुणा होगा, फिर ये माइनस का 3 दोनों से गुणा होगा। तो 4x का जब गुणा करेंगे दोनों से 20x स्क्वायर माइनस के 12x आएगा। माइनस का 3 गुणा होगा तो माइनस के 15x और माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर में 8 3 24x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 21x प्लस के 7। ठीक है, अब देखिए इन सबको हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 24x स्क्वायर माइनस के 20x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, या इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो। 20x स्क्वायर ये हो जाएंगे माइनस के 27x प्लस के 9। 24x स्क्वायर ये हो जाएंगे माइनस के 29x प्लस के 7। ठीक है, यहाँ देखिए 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस की 29x और ये उधर जाके प्लस के 27 बनेंगे तो माइनस के 2x प्लस के 7 और ये उधर जाके माइनस के 9 बनेंगे, माइनस के 2 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, ये बन जाएगा, ये 2 भाग में जाके 0 बन जाएगा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये प्यारे बच्चों एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ा है। यहां पर इस मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, इसको 2 भागों में टुकड़े कर दो बेटा। एक्स स्क्वायर पता ही माइनस एक्स को क्या लिखूं, माइनस के कितने हो जाएंगे इसके 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 29 और प्लस के 27। ठीक है, माइनस के 2x और माइनस के 2। यहाँ बच्चों 2 बच गए ना बीच में। ठीक, ओके ओके। तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1x माइनस का 1 बराबर 0। 2x कॉमन आएगा यहाँ से, x माइनस 1 प्लस का 1 कॉमन x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा x माइनस 1, एक हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आएगा यहाँ से, और इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस का 1 बटा 2 आएगा। यानी सवाल के अंदर x के 2 मान संभव है, 1 और माइनस का 1 बटा 2। तो ये जो गणना है बच्चों, ये वाली गणना तो द्विघात समीकरण पर आधारित है, जिसमें अपन गुणनखंड विधि से, श्री धराचार्य सूत्र से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से किसी से भी हल करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो इस त्रिभुज के अंदर आपसे कहा है कि डी BC के समांतर है, तो जब ये इसके समांतर होगी तो थेल्स प्रमेय के प्रमेय से ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा। उसी को रख के क्रॉस गुणा करके हम x का मान निकाल रहे हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है 11.1 और 11.2 के कुछ सवाल और 2 महत्वपूर्ण प्रमेय। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये आसान लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से साथ बने रहें, कंटिन्यू हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड डे।